इसके बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक आता है आसान सा, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी इसका जिक्र हो चुका है, लेकिन मुझे यकीन है आप लोग को याद नहीं होगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसमें क्या है, सीडलेस फ्रूट और पार्थिनोकार्पी। ऐसे फ्रूट्स जो कि सीडलेस होंगे, उनके अंदर सीड मौजूद नहीं होगा, और ये फ्रूट क्या कहलाते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, प्रोसेस कहलाते हैं पार्थिनोकार्पी। इन सम प्लांट फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। Such fruits are seedless are called parthenocarpic fruit। पहले हम एक नॉर्मल कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पार्थिनोकार्पिक कंडीशन डिस्कस करेंगे, तो आपको जो है इसमें फर्क नजर आ जाएगा कि होता क्या है। होता क्या है नॉर्मली के, अभी क्या कहते हैं, जब हमने सीड मेच्योर सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। क्या होता है कि स्टैमिन के ऊपर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, उसके अंदर से पॉलन ग्रेन आके कहाँ पे लगते हैं, स्टिग्मा पे लगते हैं, वहाँ से पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, और जो है पॉलन ग्रेन जो है वो इनसाइड आ जाते हैं किसके, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर आते हैं, जब वो फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। तो एम्ब्रियो जो होता है वो क्या बना देता है, फ्रूट बना देता है। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, कुछ ऐसी हॉर्मोन्स होती हैं जो कि एम्ब्रियो को कन्वर्ट कर देती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देती है सीड के अंदर। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आप रिकॉल करें, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने, जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। तो जब आपकी वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनती है, एम्ब्रियो बनती है। तो ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एम्ब्रियो को कन्वर्ट करते हैं फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं सीड के अंदर। ये वो प्रोसेस है जो नॉर्मली तमाम फ्रूट्स के अंदर, एनिमल्स और तमाम प्लांट्स के अंदर होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है कि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसके अंदर पॉलिनेशन नहीं हो रही, ना पॉलिनेशन हो रही ना फर्टिलाइजेशन हो रही। जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो इसके अंदर कोई जाइगोट नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो डायरेक्टली इनके जो ओव्यूल होता है, सॉरी ओव्यूल नहीं, जो इनकी एम्ब्रियो होती है, उस एम्ब्रियो को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर, लेकिन इनके अंदर सीड जो है वो नहीं बनते, क्योंकि इनके अंदर ओव्यूल ही नहीं, तो इनके अंदर सीड बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होते। इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या आ जाते हैं, बनाना आ जाते हैं, बनाना के अंदर सीड नहीं होते, पाइनएप्पल के अंदर नहीं होते, सम ग्रेप्स, कुछ ग्रेप्स की वैरायटीज और कुछ ऑरेंज की वैरायटीज ऐसी जिसके अंदर सीड्स मौजूद नहीं होते। ट्रीटिंग अनपॉलिनेटेड फ्लावर विद सम फाइटोहॉर्मोन्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। अच्छा, ये ऑक्सिन के हमने उसमें रोल नहीं पढ़ा था, सिंथेटिक जो होता है इंडोल एसिटिक एसिड, वो भी पार्थिनोकार्पी क्या करवाते हैं, इंड्यूस कराते हैं, मतलब विदाउट पॉलिनेशन क्या करवाते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन करवाते हैं अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। हॉर्टिकल्चरिस्ट टू ब्रिंग अबाउट अ गुड क्रॉप्स ऑफ फ्रूट कॉमनली यूज्ड इट। हॉर्टिकल्चर साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ दिस इज अंडर दी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये फील्ड है पूरी, जैसे एग्रीकल्चर इस तरह से हॉर्टिकल्चर भी फील्ड है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है इस टेक्निक को यूज़ करते हैं फ्रूट्स की वैरायटीज़ के लिए और बहुत सारी क्रॉप की जनरेशन के लिए। इट इज़ थॉट दैट अंडर नेचुरल कंडीशन द डेवलपिंग एम्ब्रियो इटसेल्फ प्रोड्यूस द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द ओवरी टू डेवलप इनटू फ्रूट। देखिए रीज़न वही आगे जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे लास्ट में रीज़न इन्होंने बताया कि नेचुरल कंडीशन में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो खुद से जो है वो ऐसी हार्मोन बनाता है जो डायरेक्टली उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ओवरी में, और ओवरी को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। ठीक है, बस सब कुछ इसके अंदर वैसे ही है, बस इसके अंदर पॉलिनेशन नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, और इसकी जो ओवरी है वो ओवरी इसकी किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो डायरेक्टली ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर ड्यू टू द सेक्रीशन ऑफ दिस सम केमिकल्स और सम हॉर्मोन्स। इसके बाद हमारे पास आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, व्हाट इज जर्मिनेशन? इट इज द कंडीशन ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड टू प्रोड्यूस सीडलिंग व्हिच इज द स्टार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ न्यू यंग प्लांट। जर्मिनेशन इज बेसिकली द ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी ऑफ सीड। ठीक है, सीड का जो स्लीपिंग पीरियड होता है वो ब्रेक होता है, और जो इसके अंदर से प्लांट होता है वो ग्रो करके बाहर आता है। तो ये जो न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, न्यू प्लांट ग्रो होता है, इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। सीड कैन जर्मिनेट इनटू 3 वेज। अब सीड के अंदर से जब सीडलिंग निकलता है, बेबी प्लांट निकलता है,
तो वो 3 तरह की जर्मिनेशन करता है, 3 तरह से जो है वो जर्मिनेट होता है। इसमें कौन कौन सी आती है? एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड विविपेरस जर्मिनेशन। ठीक है, एपीजियल, हाइपोजियल एंड विविपेरस, ये 3 तरह की जर्मिनेशन आती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एपीजियल। इट इज अ काइंड ऑफ जर्मिनेशन ड्यूरिंग विच कॉटिलिडन्स आर कैरीड अबव द सॉइल ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। इन मोस्ट ऑफ द केसेस cotyledon come above the soil, they become flat, green and leaf-like in appearance। देखिए एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, अगर आप पीछे दोबारा से रिकॉल करें तो आपको याद होगा, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से जैसे कॉटिलिडन अटैच होती है, उसके अबव का सारा पार्ट क्या कहलाता है? एपिकोटाइल कहलाता है, और उसके नीचे का जितना भी पार्ट है क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल कहलाता है। तो एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि कॉटिलिडन जो होता है वो अबव द सॉइल आ जाता है। किस वजह से? जो हाइपोकोटाइल है, जो नीचे वाला रीजन है, जब नीचे वाला रीजन ज़्यादा ग्रो करेगा तो सीड जो है वो निकल के बाहर की जानिब आएगा। ठीक है, सीड जमीन के अंदर है, उसके नीचे वाला रीजन हाइपोकोटाइल और उसके ऊपर वाला रीजन क्या है? एपिकोटाइल है। तो जब हाइपोकोटाइल जो है वो ग्रो करेगा ज़्यादा, देखिए पहली डायग्राम में एपीजियल जर्मिनेशन की पिक्चर बहुत अच्छी बनी कि पहले सीड है, उसके अंदर से जो है वो एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल निकल रहा है। तो हाइपोकोटाइल जो है, जो सीड के अबव, कॉटिलिडन के अबव वाला स्ट्रक्चर है, जब ये ग्रो करेगा, ये कर्व होता है, ठीक है, क्योंकि कर्व होता है, जब ये ग्रो करेगा तो ये कर्व हो के क्या होगा? ये ऊपर की जानिब निकलेगा। जब ये ऊपर की जानिब निकलेगा तो कॉटिलिडन जो है वो कहाँ जाएगा? सॉइल के अबव आ जाएगा। ठीक है, पहले कॉटिलिडन क्या थी? कवरिंग थी, सीड के ऊपर कवरिंग थी ना कॉटिलिडन। बाद वाली आप थर्ड वाली जो डायग्राम बनी हुई, पहली डायग्राम का ये जो थर्ड पार्ट बना हुआ है, उसमें देखें कि ये जो है ये अलग से स्ट्रक्चर बन रहा है, कॉटिलिडन आइसोलेट से कवरिंग अलग हो रही है। और लास्ट वाली डायग्राम में आप देखें कि वो जो है वो बिल्कुल से क्या हो गई? लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, इसके अब ये जो कॉटिलिडन बनी हुई है, जो लीफ लाइक ब्राउन कलर के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने, इसके ऊपर वाला रीजन एपिकोटाइल होता है, नीचे वाला रीजन क्या होता है? हाइपोकोटाइल। तो ऐसी जर्मिनेशन जिसमें हाइपोकोटाइल की ग्रोथ हो और उसकी वजह से कॉटिलिडन अबव द सॉइल आ जाए, सॉइल के ऊपर आ जाए, ये कहलाती है एपीजियल जर्मिनेशन। किन के अंदर होती है? ये कैस्टर ऑयल सीड के अंदर ये वाली तरह की जर्मिनेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इट इज अ काइंड ऑफ जर्मिनेशन इन विच कॉटिलिडन आर सीन टू रिमेन इनसाइड द सॉइल। इट इज ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल। देखिए इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा कि एपिकोटाइल ग्रो करेगा। देखिए पहली पिक्चर है उसमें हाइपोकोटाइल है, फिर दूसरी वाली पिक्चर में देखिए एपिकोटाइल वाला जो रीजन है, एपिकोटाइल ग्रो करेगा। जब एपिकोटाइल ग्रो करेगा वो ऊपर से ग्रो करेगा तो नीचे इसको प्रेशर मारता रहेगा, तो सीड जो है, जो सीडलिंग है, वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा। जब वो अंदर रहेगा तो उसके कॉटिलिडन भी क्या रहेंगे? अंदर ही रहेंगे। देखिए ऊपर जो है वो एपिकोटाइल ग्रो करता करता ऊपर चला जाएगा, और सीड जो है और जो कॉटिलिडन्स है वो क्या रहेंगे? सॉइल के अंदर ही रहेंगे। आप देखिए लास्ट वाले डायग्राम में हाइपोकोटाइल है, इसके ऊपर कॉटिलिडन है। क्यों? क्योंकि एपिकोटाइल की ग्रोथ हुई तो हाइपोकोटाइल और कॉटिलिडन जो है वो अंडर द सॉइल रहे, तो ये वाली जर्मिनेशन क्या कहलाती है? हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाती है। इसके बाद हाँ, ये किन प्लांट्स के अंदर होती है? ये मेज ग्रेन और पी ग्राम के अंदर होती है। विविपेरस जर्मिनेशन। विविपेरस का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म द ऑफस्प्रिंग या टू फॉर्म द यंग वन। ठीक है, विविपेरस का मतलब ये होता है। तो विविपेरस जर्मिनेशन में क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ जर्मिनेशन इन विच द सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट व्हाइल स्टिच अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट एंड नरिश बाय इट। उसूलन तौर पे क्या होता है कि सीड जो होता है वो ज़मीन के अंदर जाके जर्मिनेट होता है, या एपीजियल करेगा या हाइपोजियल करेगा। लेकिन इन प्लांट्स के अंदर, इन फ्रूट्स के अंदर क्या होता है कि बॉडी जो है, प्लांट जो है, उससे फ्रूट जो है वो अटैच हुआ है। सपोज करें आप एक दिमाग में ऐसे इमेजिन करें कि एक दरख्त है, उसके साथ एक सेब जो है वो अटैच हुआ है। ठीक है, सेब इसके एग्जाम्पल में नहीं आता, बट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, समझे। सेब जो है वो अटैच हुआ है। अब सेब के अंदर के जो बीज हैं, अब वो बीज होते क्या है कि वैसे ज़मीन में जाके जर्मिनेट होते हैं, लेकिन ये जो बीज हैं ये इसका वेट ही नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? ये प्लांट के अंदर, पेरेंट बॉडी के अंदर, फ्रूट के अंदर रहते हुए ही ये सीड जो है वो ग्रो करेगा और क्या बना देगा? कॉटिलिडन्स बना देगा और प्लम्यूल बना देगा और रेडिकल बना देगा, और उसी के अंदर से छोटी छोटी सी रूट्स निकलेंगी, छोटी छोटी सी क्या निकलेगी? स्टेम निकलेगी। मतलब पूरी बेबी सीडलिंग जो ना उस फ्रूट के अंदर ही हो जाएगी। जब वो फ्रूट जो है वो हैवी हो जाएगा इसके वेट की वजह से, तो पूरा फ्रूट जो है वहाँ से कट हो गया, सीधा ये स्ट्रेट अवे नीचे मड में गिरेगा और वहाँ पे एम्बेड हो जाएगा। तो पूरी जर्मिनेशन कहाँ हो गई?
पेरेंट बॉडी के अंदर, मतलब फ्रूट के अंदर ही हो गई, उसके बाद वो सेपरेट होके नीचे गिरेगा और जो है वो ग्रो करेगा। ऐसा किसके अंदर होता है? मैंग्रोव्स के अंदर होता है, कोकोनट में होता है और पाम्स में होता है। इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ जर्मिनेशन इन विच द सीड जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट। अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इनसाइड द फ्रूट वो जर्मिनेट कर रहा है। while it is attached to the parent plant and nourished by it। और सीड जो है वो फ्रूट के अंदर जर्मिनेट हो रहा है और जबकि फ्रूट जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी से स्टिल अटैच है। द रेडिकल इलोंगेट एंड swells in the lower part and get stouter। जो रेडिकल है वो इलोंगेट होंगी, रूट बनाएंगी और वो इसको हैवी कर देंगे। Due to increased weight of seedling, it separate from mother plant, falls vertically in the soft mud below and get embedded and start growing। क्या होगा? वो अपने हैवी वेट की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली नीचे गिर जाएगी और सॉफ्ट मड के अंदर क्या हो जाएगी? एम्बेड हो जाएगी। ठीक है, ये मोस्टली कहाँ पे होती है विविपेरस जर्मिनेशन? जो मार्शी एरियाज होते हैं, जो सॉल्टी लैक्स होती हैं, वहाँ पे होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन जो होती है वो सॉल्टी होती है, तो वहाँ पे नॉर्मली अगर ये सीड ग्रो करे, नीचे गिरेगा तो वहाँ पे जर्मिनेशन हो नहीं सकेगी क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो इसीलिए सीडलिंग जो है वो पहले ही जर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद जो है वो जाके वो नीचे एम्बेड होता है और ग्रो करता है। तो ये 3 तरह की जर्मिनेशन थी प्लांट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रांजिशन ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। किस ट्रांजिशन मतलब जो स्टेजेस हैं, जो फेजेस हैं, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ में जो फेजेस आते हैं फ्रॉम द सीड टिल द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट और फ्रूट और फ्लावर। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन स्टेजेस से वो गुजर के जाता है। So germination of seed depend upon the imbibition. Imbibing water causes the seed to expand and rupture its coat and also initiate metabolic changes in the embryo that cause it to resume growth. Germination जो होती है seed की, germination क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जब dormancy break होती है और seedling germinate करता है, जब वो grow करता है, जो उसके नतीजे में hypocotyl epicotyl की form होती हैं और radical और stem बनते हैं। ठीक है, तो ये process कहलाता है germination। तो germination किसके ऊपर डिपेंड करता है? imbibition के ऊपर डिपेंड करता है। इम्बाइबिंग वाटर, जो पानी, इम्बाइबिंग वाटर का मतलब क्या होता है कि जो सीड होता है वो पानी एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, एब्जॉर्ब करते तो उसका सीड कोट क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। जब नरम होता है तो वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, इम्बाइब करता है वाटर, सीड जो है वो उसका साइज बढ़ता है, एक्सपैंड होता है, उसका कोट रप्चर हो जाता है। तो जो जर्मिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी इम्बाइबिंग वाटर के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना जो है वो स्वेल होके रप्चर हो जाए। The first organ to emerge from the germinating seed is the radicle, the embryonic shoot। के बाद मैं आपको बता चुकी हूँ कि बार बार रिपीट करूँ ताकि आपको याद हो जाए। एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से जहाँ कॉर्डिलेटर अटैच होता है उसके नीचे वाला हाइपोकोटाइल होता है और हाइपोकोटाइल का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? रेडिकल। तो पहला ऑर्गन जो जर्मिनेटिंग सीड के अंदर से निकलता है वो उसकी रेडिकल्स निकलती है। द शूट टिप मस्ट ब्रेक थ्रू द सॉइल सरफेस। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल से क्या निकलती है? शूट टिप्स निकलती हैं। शूट बोले या स्टेम बोले एक ही बात है। Stimulated by the light, the hypocotyl straightens rising the cotyledon and epicotyle। क्या होता है? जब लाइट का इफेक्ट होता है तो सनलाइट की वजह से जो हाइपोकोटाइल है उसकी ग्रोथ होती है, वो पहले तो कर्व होता है, कर्व होने के बाद क्या हो जाता है? वो स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है और कॉटिलेडन जो है वो एपिकोटाइल के साथ जो है बाहर आ जाता है सॉइल के। Thus, the delicate shoot apex and bulky cotyledon are pulled above the ground। तो क्या होता है कि जो शूट होती है और जो साथ कॉटिलेडन होती है वो हाइपोकोटाइल की ग्रोथ की वजह से सॉइल से बाहर आ जाती है। यही चीज़ हमने एपिजल जर्मिनेशन में पढ़ी थी कि हाइपोकोटाइल की ग्रोथ की वजह से क्या होता है? एपिकोटाइल जो है वो बाहर आ जाता है। The epicotyl now spread its first foliage leaf which expand, become green and begin making food by photosynthesis। जो एपिकोटाइल है वो स्प्रेड होगा, उसमें से क्या होंगे? पहले लीव्स निकलेंगे। ठीक है, वो लीव्स बड़े से स्प्रेड होंगे और ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में होंगे। तो क्या करेंगे वो? जब वो ग्रीन कलर के होंगे तो वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। The cotyledon shrivel and fall away from the seedling। आपको पता है कि एक तो जो मेन फॉलिएज लीव होते हैं, इसके अलावा एक नीचे जो है वो कॉटिलेडन होते हैं। जब वो भी सॉइल के बाहर आते हैं तो ग्रीनिश सा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो वो भी क्या कहलाते हैं? कॉटिलेडन लीफ लाइफ स्ट्रक्चर लगते हैं, देखने में वो लीफलेट लगते हैं। तो वो लीफलेट क्या हो जाएंगे? बाद में फॉल हो जाएंगे, श्रिवल हो जाएंगे और गिर जाएंगे, क्योंकि वैसे भी उनका कोई काम नहीं है। देखिए आप अगर डायग्राम देखें ना तो उसमें बहुत अच्छा कॉटिलेडन दिखाया हुआ है, लाइट ग्रीन कलर का जो है किस तरह से पहले वो ग्रो हो रहा है, फिर वो बाहर आया है, फिर देखें वो अलग हो गए, नीचे उसने अलग 2 लीफलेट बना लिए और ऊपर मेन जो प्लांट के लीव है वो अलग दिखाए हुए हैं।
आफ्टर जर्मिनेशन, अब देखें जर्मिनेशन का पूरा अमल हो गया कि एक सीड फट गया, उसमें से प्लांट निकल के आ गया, ग्रोथ हो गई, सब कुछ हो गया, जर्मिनेशन हो गया। जर्मिनेशन के बाद जो फेज आता है वो कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है आपको पता है? जिसके अंदर सेल की लेंथ बढ़ती है, सेल की हाइट बढ़ती है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, ठीक है। अकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम टू द माइटोटिक सेल डिवीजन। और इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो कौन सी होती है? माइटोसिस होती है। माइटोसिस के नतीजे में क्या होगा? सेल की जो है, प्लांट की जो है वो हाइट इंक्रीज होगी और वो लेंथ वाइज इंक्रीज होगा। सम प्लांट अंडरगो टू सेकेंडरी ग्रोथ एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे इंक्रीज। ये गुड। क्या होगा? पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ के बाद जो है कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? प्लांट की विड्थ बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में हमेशा याद रखिएगा उसका साइज इंक्रीज होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी लेंथ बढ़ती है, और सेकेंडरी में क्या होता है? उसकी विड्थ बढ़ती है, वो साइज उसका जो है वो इंक्रीज हो जाता है। These growths are regulated by some hormone, especially auxin, up to stipulated time. ये जो सारे ग्रोथ फेजेस हैं, जो ये सब रेगुलेट हो रहा है, वो एक स्पेशल हार्मोन्स के जरिए हो रहा है जो कि ऑक्सिन है। ऑक्सिन जो है वो पूरा इन सब की उसकी ग्रोथ, सेल डिवीजन और इन सब में क्या करती है? हेल्प करती है। द अदर हार्मोन बिकम एक्टिवेटेड टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस फ्लावर, स्पेशली द हार्मोन फ्लोरेजन। देखिए हाइट तो आपने पढ़ ली, हाइट भी पढ़ ली कैसे बढ़ गई प्लांट की, उसकी विथ भी पढ़ ली कैसे बढ़ ली। अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? उसका फ्लावर होता है, ठीक है। बाकी सारे जो रूट, स्टेम, लीफ वगैरह हैं वो वेजिटेटिव ऑर्गन कहलाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ कौन कराएगा? एक स्पेशल टाइप की हार्मोन होगी जिसे हम कहते हैं फ्लोरेजन हार्मोन। फ्लोरेजन हार्मोन क्या कराएगी? ग्रोथ करवाएगी किसकी? फ्लावर्स की। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से सीड था, उसमें इम्बाइब्ड हुआ, वो रप्चर हुआ, उसमें से सीडलिंग निकली, रेडिकल निकली, कॉटिलेडन्स निकली, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल ग्रो हुए, कॉटिलेडन कन्वर्ट हो गए लीफलेट्स के अंदर, फिर वो ड्राइड हो गए, गिर गए, मेन लीफ थे, उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, फिर इसके अंदर ऑक्सीजन की इफेक्ट की वजह से इसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ हुई, सेकेंडरी ग्रोथ हुई कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। देन एक और हार्मोन इसके अंदर आ गई, फ्लोरोजन हार्मोन, जिसने इसके अंदर क्या करवा दी? फ्लावरिंग करवा दी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ फ्लावरिंग स्टेज। फिर हमारे पास आ जाता है वर्नलाइजेशन। It is defined as the promotion of flowering by a cold treatment given to the imbibed seed or young plant. Vernalization क्या होती है? Flowering under the cold temperature. मतलब फ्लावरिंग आप प्रमोट करा रहे हैं, फ्लावरिंग करवा रहे हैं बाय कोल्ड ट्रीटमेंट से। आप उसको कोल्ड वेदर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर उसका लो रख रहे हैं। इम्बाइब सीड का, इम्बाइब मतलब जो सूखा नरम जो सीड हो जाता है पानी पीने के बाद, पानी एब्जॉर्ब करेगा तो वो इम्बाइब सीड कहलाता है। जब आप उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो उसके अंदर क्या होगी? फ्लावरिंग प्रोमोट होगी, जल्दी होगी। तो ऐसा अमल जिसमें आप फ्लावरिंग करवा रहे हो बाय द कोल्ड टेम्परेचर, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वर्नलाइजेशन। मैनी प्लांट रिक्वायर कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर जर्मिनेशन। बहुत सारे प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है कोल्ड टेम्परेचर, जैसे कि पाइन सीड विल नॉट जर्मिनेट इफ नॉट एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर। अगर हम पाइन को कोल्ड टेम्परेचर में ना एक्सपोज करें तो वो ग्रो नहीं करेगा, कोल्डर एरियाज में ही रहने वाले प्लांट है। मैनी सीरियल लाइक व्हीट एंड राइस एग्जिस्ट इन टू वेराइटीज, एनुअल और स्प्रिंग एंड बाइनियल और विंटर वेराइटी। जो बहुत सारे सीरियल और व्हीट और राइस की वेराइटीज हैं वो दो तरह की वेराइटीज में होते हैं, एनुअल और स्प्रिंग एंड बाइनियल और विंटर। एनुअल मतलब साल में एक मरतबा, बाइनियल मतलब साल में दो मरतबा। एनुअल का दूसरा नाम स्प्रिंग वेराइटी और बाइनियल का दूसरा नाम क्या है? विंटर वेराइटी। क्या है ये? इसको देख लेते हैं। द एनुअल और स्प्रिंग वेराइटी इज सोन इन स्प्रिंग एंड फ्लावर इन समर ऑफ द सेम ईयर। एनुअल वेराइटी जो है अगर हम इसको बोएंगे स्प्रिंग में, ठीक है, तो ये उसी साल की जो समर है, गर्मियाँ जो है, उसी में क्या करेगी? ये फ्लावरिंग कर देगी। जबकि बाइनियल और विंटर वेराइटी जो है अगर हम इसको इस सोन इन फॉल एंड द यील्ड इज ऑब्टेन इन द समर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगर हम इसको इस साल की फॉल में लगाएंगे, ठीक है, तो ये अगले साल की हमें समर में फ्लावरिंग देगी। क्यों? क्योंकि बाइनियल और विंटर वेराइटी को क्या चाहिए? कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। अगर मैंने इसको इस साल की फॉल में लगाया तो फॉल के बाद हमारे पास आती है विंटर, तो ये जो है विंटर, इसको टेम्परेचर चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए फॉर इट जर्मिनेशन। जब इसको कोल्ड टेम्परेचर विंटर से गुजर जाएगी तो उसके बाद ये अगले साल की समर में क्या करेगी? अपनी यील्ड प्रोड्यूस करेगी, अपनी क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगी। और जो एनुअल और स्प्रिंग वैरायटी है ये क्या करेंगे? हम जब स्प्रिंग में करेंगे तो ये क्या कहते हैं? समर में उसी साल की करेगी। इफ द सीड ऑफ दिस वैरायटी आर सोन इन स्प्रिंग द प्लांट डू नॉट फ्लावर एंड यील्ड नो सीड। अगर ये जो बाइनियल वैरायटी को अगर मैं स्प्रिंग
में करूं, ठीक है। बाय एनियल और विंटर वैरायटी को अगर मैं फॉल की जगह स्प्रिंग में बोऊं तो ये हमें उस साल में या अगले साल में कोई सीड नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसने कोल्ड वेदर को एक्सपोजर ही नहीं हुआ। इससे जब इसका एक्सपोजर नहीं हुआ, कोल्ड ट्रीटमेंट इसको नहीं मिला, तो इसके अंदर कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। It appears that low winter temperature are necessary for the development of seed in the winter varieties. जो देखिए, जो समर वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी ना, उसका तो मसला नहीं है, लेकिन जो विंटर वैरायटी जिसको विंटर या कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको अगर आप समर में डाल भी दें या स्प्रिंग में डाल भी दें तो वो कोई जो ग्रोथ जो है वो नहीं करेगी, वो कोई क्रॉप फॉर्म नहीं करेगी। वो तभी क्रॉप फॉर्म करेगी जब उसको विंटर से एक्सपोजर होगा। Similarly, a biennial like turnip, sugar beet will not produce flower if not exposed to cold winter temperature. वही बात इन्होंने एग्जाम्पल दोबारा से दी कि अगर टर्निप, शुगर बीट वगैरह को अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट ना दे तो वो कभी भी वो ग्रोथ नहीं करेंगे। द वर्क ऑफ कैसनर लिसिनको showed that if the seed of winter wheat varieties which are just beginning to germinate are subjected to low temperature of 0.5 degree centigrade for a few weeks and then sown in spring will bear the fruit in the same year. In other words, they will behave like a spring variety. अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उसमें इन्होंने ये बताया कि अगर ये जो विंटर वैरायटी है, ठीक है, इफ द सीड ऑफ विंटर व्हीट वैरायटी, जो विंटर वाली वैरायटी है, जो कि जिसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि दूसरे साल के उसमें हमें अपनी क्रॉप देती है, उस वैरायटी को अगर हम जर्मिनेशन से पहले हम उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, ठीक है, लो टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इतना प्रोवाइड कर दें, और फिर हम उसको जो है वो सॉ करें किसमें, स्प्रिंग में, फिर हम उसको स्प्रिंग में लगाएं, तो ये जो है वो हमें उसी साल में जो है फ्रूट प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है, उसी साल में ये फ्रूट प्रोड्यूस कर देगी और ये बिहेव करेगी एज ए स्प्रिंग वैरायटी। लेकिन इसमें आप ये बात याद रखें, आपने कोल्ड टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया है, ऐसा नहीं कि विदाउट कोल्ड टेम्परेचर इसने ऐसा एक्ट करना शुरू कर दिया, नहीं, हमने क्या करा कि इसकी जर्मिनेशन से पहले पहले इसको जो है जल्दी से कोल्ड टेम्परेचर दिया 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जितना, फिर इसको हमने जो है फॉल में लगाने के बजाय स्प्रिंग में ही लगाया, ठीक है। जब स्प्रिंग में लगाया तो इसने उसी साल के उसमें जो ना हमें फ्रूट्स दे दिए और इसने एनुअल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। दिस फिनोमेना विच शॉर्ट इन द वेजिटेटिव पीरियड एंड हेस्टेन द फ्लावरिंग इज नोन एज वर्नलाइजेशन। जो फिनोमेना, ये जो फिनोमेना जिसका वेजिटेटिव पीरियड है, रूट स्टेम लीफ जब ये ग्रो करता है, या मतलब जब प्लांट बेसिकली जब निकलता है, ग्रो करता है, उस पीरियड को शॉर्ट करे और उसकी फ्लावरिंग को प्रोमोट करे, ये प्रोसेस या ये जो है ट्रीटमेंट कहलाता है वर्नलाइजेशन। क्या करें, इसमें आपने कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करा ताकि उसके अंदर पहले जो काम बाय एनुअली हो रहा था, मतलब अगर एक प्लांट को इस साल लगाना है तो वो अगले साल जो क्रॉप दे रही थी, तो वर्नलाइजेशन के थ्रू, कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू वो प्लांट जो है अब इसी साल में आपको क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने उसका पीरियड क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया ना, जो उसका ग्रोथ पीरियड है या वेजिटेटिव पीरियड है उसको शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट कर दिया और उसकी फ्लावरिंग को प्रमोट कर दिया, ये कहलाता है वर्नलाइजेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.